सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जो अपना सीरीज चल रहा था वीडियो लेक्चर्स का, उसमें हमने 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं, रेक्टिलिनियर मोशन एंड प्रोजेक्टाइल मोशन काइनेमेटिक्स में। जो लास्ट पोर्शन आ रहा है ना अपने काइनेमेटिक्स में, जो बच रहा है वो रिलेटिव मोशन बच रहा है। हमने डिटेल्स में देखा रेक्टिलिनियर मोशन, पूरा एक एक चीज़ देखा, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, इक्वेशन ऑफ मोशन, सारे इक्वेशंस डिराइव किए थे उसको। फिर मोशन और ग्रेविटी केस में फ्री फॉल वाला केस भी किया, किसी पार्टिकल को किसी सर्टेन वेलोसिटी से ऊपर थ्रो कर रहे, वो वाला भी केस देखे। उसके बाद से प्रोजेक्टाइल मोशन हमने डिटेल्स में देखा, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन हो या फिर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन हो, ऑब्लिक प्रोजेक्शन हो। तो 2 चैप्टर्स अपना जो है वो कंप्लीट हो चुका है काइनेमेटिक्स में। अब जो काइनेमेटिक्स में जो आखिरी चैप्टर बच रहा है वो रिलेटिव मोशन बच रहा है। तो रिलेटिव मोशन से भी क्वेश्चन काफ़ी आते हैं नीट एग्जाम में, रिलेटिव मोशन से भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, तो इस चैप्टर्स को भी ध्यान से देखना। ठीक, तो नेक्स्ट चैप्टर अपना जो स्टार्टिंग कर रहे हैं अभी काइनेमेटिक्स में वो है रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन, ठीक। अब क्या है कि जैसे कि हमने ये रेक्टिलिनियर मोशन में पढ़ा था कि मोशन क्या होता है। तो इफ़ पोजीशन ऑफ पार्टिकल चेंजेज विथ टाइम, अगर टाइम के साथ किसी पार्टिकल की पोजीशन चेंज हो रहा है, इट मीन्स कि हम बोलेंगे कि वो किस में है, मोशन में है। इट मीन्स कि हम बोलेंगे मोशन में। उसमें सिर्फ हम एक पार्टिकल की स्टडी कर रहे थे और एक पार्टिकल का डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, सारी चीज़ें फाइंड आउट कर रहे थे विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन या फिर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बट यहाँ क्या है ना, यहाँ ऐसा नहीं है। रिलेटिव मोशन में क्या हो जाता है कि हम एक दूसरे ऑब्जेक्ट या दूसरे पार्टिकल या दूसरे बॉडी के रिस्पेक्ट में सारी चीज़ें फाइंड आउट करते हैं। यहाँ सारी चीज़ें रिलेटिव होती हैं, यहाँ सारी चीज़ें रिलेटिव होती हैं, न कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, या कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। नाम ही है रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन यानी कि मोशन ऑफ वन पार्टिकल ऑब्जेक्ट के बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू अनदर पार्टिकल, विथ रिस्पेक्ट टू अनदर पार्टिकल। तो रिलेटिव मोशन की पहले डिफिनीशन लिख लो क्या होता है। तो इसका डिफिनीशन होता है मोशन ऑफ वन पार्टिकल, मोशन ऑफ वन पार्टिकल, मोशन ऑफ वन पार्टिकल, मोशन ऑफ वन पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू अनदर पार्टिकल, विथ रिस्पेक्ट टू अनदर पार्टिकल, विथ रिस्पेक्ट टू अनदर पार्टिकल। यानी कि एक पार्टिकल की मोशन की स्टडी करेंगे हम किसके रिस्पेक्ट में, दूसरे पार्टिकल के रिस्पेक्ट में। ठीक, एक बार बता दूं फिर से, काइनेमेटिक्स हम स्टार्ट किए थे जिसमें रेक्टिलिनियर मोशन कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद से प्रोजेक्टाइल मोशन कंप्लीट हो चुका है। आखिरी चैप्टर जो बच रहा है काइनेमेटिक्स में वो बचा रिलेटिव मोशन। तो हमने रेक्टिलिनियर मोशन में ये देखा था कि मोशन क्या होता है, कि मोशन वो होता है कि अगर किसी पार्टिकल ऑब्जेक्ट या बॉडी की पोजीशन चेंज हो रही है टाइम के साथ, इट मीन्स कि वो मोशन में। अगर किसी पार्टिकल ऑब्जेक्ट या बॉडी की पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है, इट मीन्स कि वो रेस्ट में है। वहाँ लेकिन हम किसके रिस्पेक्ट में देखते हैं, अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस ग्राउंड था, फ्रेम ऑफ रेफरेंस ग्राउंड था। हम एक पार्टिकल की स्टडी करते थे बस विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बट यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ क्या है कि रिलेटिव होंगी सारी चीज़ें। डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे, पोजीशन निकालेंगे, सारी चीज़ें रिलेटिव होंगी, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में होंगी। वेलोसिटी निकालेंगे, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में होंगी। एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे, वो भी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में होंगी। तो यहाँ रिलेटिव मोशन में क्या होता है कि सारी चीज़ें एक दूसरे के रिस्पेक्ट में होती हैं। तो रिलेटिव मोशन की अगर मान लो कि डेफिनेशन देखोगे तो ये क्या होगा, मोशन ऑफ वन पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू अनदर पार्टिकल। एक पार्टिकल का मोशन किसके रिस्पेक्ट में, दूसरे पार्टिकल के रिस्पेक्ट में। अब वहाँ क्या था कि पोजीशन था, रेक्टिलिनियर मोशन चैप्टर में क्या था, पोजीशन था। यहाँ क्या आएगा, रिलेटिव पोजीशन आएगा, क्योंकि अब चैप्टर क्या है अपना, रिलेटिव मोशन है। वहाँ पोजीशन था तो यहाँ होगा रिलेटिव पोजीशन, वहाँ यहाँ होगा रिलेटिव पोजीशन। तो रिलेटिव पोजीशन के डिफिनेशन लिख लो पहले कि रिलेटिव पोजीशन क्या होगा। रिलेटिव पोजीशन के डिफिनेशन लिख लो पहले कि रिलेटिव पोजीशन क्या होगा। रिलेटिव पोजीशन क्या होगा। तो रिलेटिव पोजीशन क्या होगा, पोजीशन ऑफ वन पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू अनदर पार्टिकल। रिलेटिव पोजीशन होगा पोजीशन ऑफ वन पार्टिकल, पोजीशन ऑफ वन पार्टिकल with respect to another particle, with respect to another particle, with respect to another particle। इसका मतलब क्या है कि एक पार्टिकल की पोजीशन किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू अनदर पार्टिकल, दूसरे पार्टिकल के रिस्पेक्ट में। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि एक पार्टिकल की पोजीशन किसके रिस्पेक्ट में, दूसरे पार्टिकल के रिस्पेक्ट में। रेक्टिलिनियर मोशन में क्या था, पोजीशन का मतलब ये था कि ओरिएंटेशन
या कन्फिगरेशन अ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। बट यहाँ क्या है, रिलेटिव पोजीशन में क्या है कि पोजीशन ऑफ वन पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू अनदर पार्टिकल, दूसरे पार्टिकल के रिस्पेक्ट में एक पार्टिकल की पोजीशन क्या होगी। ठीक, तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं, हम अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं। अपना क्या करते हैं, हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं, ये होती है एक्स एक्सिस और ये होता है वाई एक्सिस, और इसे आप बोलते हो ओरिजिन। इसे आप क्या बोलते हो, ओरिजिन। ठीक, इसे आप बोलते हो ओरिजिन। ठीक है, एक्स एंड वाई एक्सिस है। अब क्या है कि सपोज करो कि कोई पार्टिकल है यहाँ पे, कोई पार्टिकल है यहाँ पे, और इसकी जो पोजीशन है ना ओरिजिन से, इस पार्टिकल की जो पोजीशन है ओरिजिन से, सपोज करो इसे आप रिप्रेजेंट कर रहे हो आर ए वेक्टर से, इसे रिप्रेजेंट कर रहे हो आप आर ए वेक्टर से। ठीक, एक्स वाई प्लेन में क्या है कि एक कोई पार्टिकल है या बॉडी ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है यहाँ पे है, और इसके आप पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हो आर ए वेक्टर से। आर ए का मतलब क्या है, पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। अब इसी एक्स वाई प्लेन में क्या है कि एक दूसरा पार्टिकल है पॉइंट बी पे, और इसकी पोजीशन क्या है, आर बी, और इसे रिप्रेजेंट करते हो आर बी वेक्टर से। ठीक है, तो पहले क्या है कि नोटेशन लिख लो। आर ए का मतलब क्या है, आर ए का मतलब ये है कि आर ए का मतलब क्या है कि आर ए का मतलब ये है कि पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। आर ए का मतलब क्या है, स्मॉल आर ए वेक्टर का मतलब क्या है कि पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ए की पोजीशन, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ए की पोजीशन। एंड आर बी वेक्टर का मतलब क्या है, आर बी वेक्टर का मतलब क्या है, पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ठीक है, आर ए वेक्टर का मतलब क्या है, पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। आर ए वेक्टर का मतलब क्या है, पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। लेकिन ये तो हम जानते ही हैं। ठीक है, हम जानते हैं, हमें क्या करना है कि एक की पोजीशन दूसरे के रिस्पेक्ट में निकालनी है। हमें क्या करना है कि एक की पोजीशन दूसरे के रिस्पेक्ट में निकालनी है। यानी कि अगर हमें पार्टिकल बी की पोजीशन निकालनी है पार्टिकल ए के रिस्पेक्ट में, पार्टिकल बी की पोजीशन निकालनी है पार्टिकल ए के रिस्पेक्ट में, तो क्या करेंगे, एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे ए से बी, और ये रिप्रेजेंट करेगा पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ये रिप्रेजेंट करेगा पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। आर बी ए वेक्टर का मतलब क्या है, आर बी ए वेक्टर का मतलब ये है कि आर बी ए वेक्टर का मतलब ये है पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। आर बी ए वेक्टर का मतलब ये है पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। ठीक, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें आर बी ए ही तो फाइंड आउट करना है, पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, क्योंकि ए क्या है, पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, बी क्या है, पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। बट हमें क्या है, हम चैप्टर हमारा रिलेटिव मोशन है, तो रिलेटिव पोजीशन भी फाइंड आउट करना होगा, एक पार्टिकल की पोजीशन दूसरे पार्टिकल के रिस्पेक्ट में। तो आर बी ए वेक्टर फाइंड आउट करना है, इसका मतलब ये है कि पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए फाइंड आउट करना है, पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए फाइंड आउट करना है। अब पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए फाइंड आउट करना है, क्या एक वेलोसिटी ट्रायंगल डायग्राम जैसा कुछ लग रहा है आपको, आप लोगों को ऐसा क्या कुछ वेलोसिटी ट्रायंगल डायग्राम जैसा कुछ लग रहा है ये। अब याद करो जब पढ़ाया गया था वेक्टर, वेक्टर पढ़ाया गया था तो क्या बताया गया था, इफ टू वेक्टर रिप्रेजेंट्स टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन सेम ऑर्डर देन रिजल्टेंट विल बी क्लोजिंग साइड ऑफ ट्रायंगल टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। यही होता है ना ट्रायंगल ऑफ एडिशन। इफ टू वेक्टर रिप्रेजेंट्स टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन सेम ऑर्डर देन रिजल्टेंट विल बी क्लोजिंग साइड ऑफ ट्रायंगल टेकन इन अपोजिट ऑर्डर, यही होता है ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। तो क्या यहाँ पे आर ए वेक्टर एंड आर बी ए वेक्टर क्या दो साइड्स ऑफ ट्रायंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या यहाँ पे आर ए वेक्टर एंड आर बी ए वेक्टर दो साइड्स ऑफ ट्रायंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। तो रिजल्टेंट क्या होगा, क्लोजिंग साइड ऑफ ट्रायंगल टेकन इन अपोजिट ऑर्डर, इनका रिजल्टेंट क्या होगा, आर बी वेक्टर। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में यही बताया गया था कि इफ टू वेक्टर रिप्रेजेंट्स टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इन सेम ऑर्डर देन रिजल्टेंट विल बी क्लोजिंग साइड ऑफ ट्रायंगल टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। क्या इसमें आर ए वेक्टर आर बी ए वेक्टर टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन सेम ऑर्डर में, आर ए वेक्टर एंड आर बी ए वेक्टर टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन सेम ऑर्डर में, रिजल्टेंट क्या होगा, क्लोजिंग साइड ऑफ ट्रायंगल टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। तो इनका रिजल्टेंट होगा आर बी वेक्टर, इनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, आर बी वेक्टर। और इसे लिख सकते हो आप आर बी वेक्टर इक्वल्स टू आर ए वेक्टर प्लस आर बी ए वेक्टर, प्लस आर बी ए वेक्टर। और यहाँ से आ जाएगा आर बी ए वेक्टर इक्वल्स टू आर बी ए वेक्टर इक्वल्स टू आर बी वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर, आर बी वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर।
और ये क्या है, रिलेटिव पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। यही हमें फाइंड आउट करना था, यही हमें फाइंड आउट करना था। एक बार फिर से देखो, अपना चैप्टर क्या है, रिलेटिव मोशन है। रिलेटिव मोशन है तो क्या होगा इसमें कि हम एक पार्टिकल की मोशन की स्टडी करेंगे किसी दूसरे पार्टिकल के रिस्पेक्ट में। तो रिलेटिव मोशन चैप्टर है तो डेफिनेशन है मोशन ऑफ वन पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू अनदर पार्टिकल। एक पार्टिकल की मोशन की स्टडी करेंगे दूसरे पार्टिकल के रिस्पेक्ट में। वहाँ क्या था, पोजीशन था, तो यहाँ आएगा रिलेटिव पोजीशन, क्योंकि ये चैप्टर क्या है, रिलेटिव मोशन है। तो रिलेटिव पोजीशन क्या हो जाएगा, पोजीशन ऑफ वन पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू अनदर पार्टिकल। एक पार्टिकल की पोजीशन दूसरे पार्टिकल के रिस्पेक्ट में, एक पार्टिकल की पोजीशन दूसरे पार्टिकल के रिस्पेक्ट में। वहाँ क्या था, एक पार्टिकल की पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। यहाँ क्या होगा, एक पार्टिकल की पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर पार्टिकल। अब वो फाइंड आउट कैसे करोगे, कैसे फाइंड आउट करना है, तो ये जानते हो, ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है, और इसे आप मानकर चलते हो कि ये होता है ओरिजिन, ये होता है ओरिजिन। सपोज करो कि एक्स वाई प्लेन में, सपोज करो एक्स वाई प्लेन में हमने एक पार्टिकल लिया पॉइंट ए पे, और जिसका पोजीशन है आर ए। हमने एक्स वाई प्लेन में क्या लिया, एक पार्टिकल लिया है इस पॉइंट पे, और इसकी पोजीशन को रिप्रेजेंट करो आर ए वेक्टर से। आर ए वेक्टर का मतलब क्या है, पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ए की पोजीशन, आर ए वेक्टर का मतलब यही है कि पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट ओरिजिन, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ए की पोजीशन। फिर आपने क्या किया, इसी एक्स वाई प्लेन में एक दूसरा पार्टिकल लिया, इसी एक्स वाई प्लेन में आपने दूसरा पार्टिकल लिया, और इसको रिप्रेजेंट कर रहे हो आर बी वेक्टर से। आर बी वेक्टर का मतलब क्या है कि पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। आर बी वेक्टर का मतलब क्या है, पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। बट ये तो हमें नहीं फाइंड आउट करना है ना, हमें फाइंड आउट करना है कि एक पार्टिकल की पोजीशन दूसरे पार्टिकल के रिस्पेक्ट में। सपोज करो कि हमें फाइंड आउट करना है पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। हमें क्या फाइंड आउट करना है, पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, बी की पोजीशन ए के रिस्पेक्ट में। तो क्या करना है, ए से बी की तरफ वेक्टर ड्रॉ करो। हमें फाइंड आउट यही करना है ना, बी की पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू ए, बी की पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो ए से बी की साइड क्या करना है, वेक्टर ड्रॉ करो। ए से बी की साइड एक वेक्टर ड्रॉ किया, और ये वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा आरबीए वेक्टर। तो आरबीए का मतलब क्या है, पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। आरबीए का मतलब ये है कि पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। सारे नोटेशंस क्लियर होने चाहिए। स्मॉल आर ए का मतलब क्या है, पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। स्मॉल आर बी का मतलब क्या है, पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। बट स्मॉल आर बी ए का मतलब क्या है, पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। और यही हमें फाइंड आउट करना है, यही हमें फाइंड आउट करना है, पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए फाइंड आउट करना है। तो क्या है कि बी से ए की तरफ, ए से बी की तरफ वेक्टर ड्रॉ कर लिए। और जब वेक्टर पढ़ाया गया था तो याद करो, वहाँ बताया गया था कि एक ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन होता है। उसमें ये होता है कि इफ टू वेक्टर रिप्रेजेंट्स टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इन सेम ऑर्डर, रिजल्टेंट विल बी क्लोजिंग साइड ऑफ ट्रायंगल टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। क्या ये दो वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहे हैं सेम साइड ऑफ अ ट्रायंगल को? बिल्कुल कर रहे हैं। क्या ये दो वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहे हैं टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल को? बिल्कुल कर रहे हैं। टू वेक्टर रिप्रेजेंट्स टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन सेम ऑर्डर, रिजल्टेंट विल बी क्लोजिंग साइड ऑफ ट्रायंगल टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। रिजल्टेंट क्या होगा, क्लोजिंग साइड ऑफ ट्रायंगल होगा इन अपोजिट ऑर्डर। तो रिजल्टेंट लिख सकते हो आर बी वेक्टर इक्वल्स टू आर ए प्लस आर बी ए, और यहाँ से आर बी ए आ जाएगा आर बी माइनस आर ए। और यही फाइंड आउट करना था हमें, यही फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो यहाँ हो गया रिलेटिव पोजीशन। अब वहाँ पोजीशन के बाद आया था वेलोसिटी, क्योंकि वहाँ रेक्टिलिनियर मोशन था। और यहाँ रिलेटिव पोजीशन के बाद क्या आएगा, रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव पोजीशन के बाद आएगा रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक, तो पहले क्या करो कि रिलेटिव पोजीशन पे कुछ एग्जांपल्स कर लो, रिलेटिव पोजीशन पे कुछ एग्जांपल्स कर लो। सपोज करो कि ये अपना रेफरेंस फ्रेम है, ग्राउंड। यहाँ पे क्या है कि कोई पर्सन ए खड़ा है, ठीक, और यहाँ पे क्या है कि कोई दूसरा पर्सन है बी, एंड यहाँ है कोई थर्ड पर्सन सी। ए एंड बी के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 10 मीटर। ए एंड बी के बीच का डिस्टेंस 10 मीटर है। ए एंड सी का बीच का जो डिस्टेंस है वो है 30 मीटर, वो है 30 मीटर। और ये जो पॉइंट है ये है ओरिजिन, ये जो पॉइंट है ये है ओरिजिन, ये जो पॉइंट है ये क्या है, ये है ओरिजिन। ठीक है, ये जो पॉइंट है ये क्या है, ओरिजिन है। ये जो पॉइंट है ये क्या है, ओरिजिन है। ठीक, इसे ओ से रिप्रेजेंट कर रहे हो आप। तो हमें फाइंड आउट करनी है कि रिलेटिव पोजीशन फाइंड आउट करनी है सारे पर्सन्स की एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। रिलेटिव पोजीशन फाइंड आउट करनी है सारे पर्सन्स की एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। तो एक एक करके सारी फाइंड आउट करो। सपोज करो कि हमें फाइंड आउट करना है कि आर बी ए। आर बी ए का मतलब क्या है, पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, विथ साइन फाइंड आउट करना है, विथ साइन फाइंड आउट करना है। उसके बाद से सपोज करो फाइंड आउट करना है हमें आर सी बी। आर सी बी का मतलब क्या है, पोजीशन ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू बी। उसके बाद से फाइंड आउट करो आप कि आर
ए बी, आर ए बी का मतलब क्या है, पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। फिर फाइंड आउट करना आर बी सी, आर बी सी का मतलब क्या है, पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू सी। फिर उसके बाद से फाइंड आउट करना आर सी एंड देन आर बी एंड देन आर ए एंड देन आर। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है ना तो बाय डिफॉल्ट विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ही होता है। कुछ भी मेंशन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ही होता है। आरसी मतलब कुछ मेंशन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन होगा। आर भी कुछ मेंशन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन होगा। बट यहाँ पे आर ए भी है, इसका मतलब क्या है, पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। यहाँ पे आर सी भी है, इसका मतलब ये है पोजीशन ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू बी। यहाँ पे आर बी है, इसका मतलब है पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू है। कुछ भी मेंशन नहीं है, इट मीन्स कि ये विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन होता है जब तक लिखा ना जाए क्वेश्चन में। आप क्या करोगे, साइन के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करोगे। राइट साइड को प्लस ले लो तो लेफ्ट साइड को माइनस ही लेना पड़ेगा। आप चाहो तो कुछ भी ले सकते हो। राइट साइड को माइनस लोगे तो लेफ्ट को प्लस लेना पड़ेगा। आपने क्या लिया कि राइट को प्लस तो लेफ्ट माइनस। अब फाइंड आउट करो कि रिलेटिव पोजीशन क्या होगी। तो आर बी ए का मतलब क्या है, पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू है। पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू है, ए के रिस्पेक्ट में बी की पोजीशन, ए के रिस्पेक्ट में बी की पोजीशन। यानी कि आपको बी के पास जाना है ए से, तो राइट जाओगे लेफ्ट जाओगे, राइट साइड जाओगे ना। और कितना डिस्टेंस, 10 मीटर। तो आर बी ए आ जाएगा आपका यहाँ पे प्लस का 10 मीटर। इसका मतलब क्या है कि पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए जो है वो 10 मीटर है, और बी जो है ए से 10 मीटर राइट साइड पे है, क्योंकि आपने राइट साइड को प्लस लिया है, लेफ्ट माइनस लिया है। सेकंड क्या है कि आर सी बी फाइंड आउट करना है। आर सी बी का मतलब क्या है कि पोजीशन ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू बी। अगर ये डिस्टेंस 10 मीटर है और ये 30 है तो ये डिस्टेंस ऑटोमेटिक हो जाएगा 20 मीटर। और ये डिस्टेंस मान लो कि ये है 10 मीटर, ये मान लो 10 मीटर। आर सी बी फाइंड आउट करना है, यानी कि पोजीशन ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू बी फाइंड आउट करना है। आर सी बी मतलब पोजीशन ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू बी फाइंड आउट करना है। बी से आपको सी के पास जाना है, तो बी से सी के पास जाओगे तो राइट जाओगे लेफ्ट, राइट जाओगे, कितना डिस्टेंस, 20 मीटर। तो आर सी बी हो जाएगा प्लस का 20 मीटर। आर सी बी हो जाएगा प्लस का 20 मीटर। आर सी बी का मतलब क्या है, पोजीशन ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू बी, पोजीशन ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू बी। नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करना है कि आर ए बी फाइंड आउट करना है। आर ए बी का मतलब क्या है, पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ए की पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू बी। यानी कि ए की पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू बी, बी से आपको जाना है ए के पास, बी से आपको जाना है ए के पास। राइट साइड जाओगे लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड जाओगे, लेफ्ट को आपने माइनस लिया है तो माइनस का 10 मीटर हो जाएगा। ये हो जाएगा माइनस 10 मीटर। आर ए बी का मतलब क्या है, पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, और ये हो जाएगा माइनस का 10 मीटर। नेक्स्ट फाइंड आउट करना है आर बी सी। आर बी सी का मतलब क्या है, पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू सी, पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू सी। बी की पोजीशन सी के रिस्पेक्ट में, बी की पोजीशन सी के रिस्पेक्ट में, यानी सी से आपको बी के पास जाना है। राइट जाओगे लेफ्ट तो लेफ्ट जाओगे, और लेफ्ट जा रहे हो तो साइन माइनस लेना पड़ेगा। कितना यूनिट, 20 मिनट, तो ये हो जाएगा माइनस का 20 मीटर, ये हो जाएगा माइनस का 20 मीटर। आर सी फाइंड आउट करना है, इसका मतलब क्या है, पोजीशन ऑफ सी किसके रिस्पेक्ट में, कुछ भी मेंशन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन होता है। आर सी मतलब पोजीशन ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ओरिजिन से आपको सी के पास जाना है तो ये 30 प्लस 10 40 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा प्लस का 40 मीटर। प्लस रिप्रेजेंट कर रहा है कि राइट साइड, माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है लेफ्ट साइड। ओके, नेक्स्ट फाइंड आउट करना है कि आर बी। आर बी मतलब पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, यानी कि ये हो जाएगा प्लस का 20 मीटर, ये हो जाएगा प्लस का 20 मीटर। नेक्स्ट फाइंड आउट करना है आर ए। आर ए मतलब पोजीशन ऑफ ओरिजिन विथ रिस्पेक्ट टू ए, ये हो जाएगा प्लस का 20 मीटर, प्लस का 10 मीटर। यानी कि ओरिजिन से आपको ए के पास जाना है तो डिस्टेंस हो जाएगा प्लस का 10 मीटर। ये सारी चीज़ें क्या है, रिलेटिव पोजीशन है, सारी चीज़ें रिलेटिव पोजीशन है। एक दूसरे के रिस्पेक्ट में पोजीशन क्या होती है, प्लस माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है कि राइट साइड जा रहे हो या लेफ्ट साइड जा रहे हो। अगर राइट साइड को प्लस मानो तो लेफ्ट को माइनस मानना पड़ेगा, लेफ्ट को माइनस माना है तो राइट को प्लस मानना पड़ेगा। या फिर इसका इन्वर्स भी कर सकते हो, इसका उल्टा भी कर सकते हो। लेफ्ट को प्लस मानोगे तो राइट माइनस हो जाएगा ऑटोमेटिक। ये प्लस माइनस सिर्फ साइन कन्वेंशन बताता है कि आप कौन सा साइन ले रहे हो। ठीक, तो आई थिंक रिलेटिव पोजीशन हो गया होगा। अब रिलेटिव पोजीशन के बाद वहाँ आया था, पोजीशन के बाद आया था वेलोसिटी, तो यहाँ रिलेटिव पोजीशन के बाद आएगा रिलेटिव वेलोसिटी आएगा। यहाँ रिलेटिव पोजीशन के बाद आएगा रिलेटिव वेलोसिटी। यहाँ रिलेटिव पोजीशन के बाद आ जाएगा रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी। यहाँ रिलेटिव पोजीशन के बाद आएगा रिलेटिव वेलोसिटी। वेलोसिटी एक्चुअली में क्या होता है, वेलोसिटी एक्चुअली में क्या होता है, तो वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। यानी कि अगर किसी पार्टिकल की पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रही है, इट मीन्स कि उसके अंदर वेलोसिटी का एग्जिस्टेंस है, तभी तो मूव कर रहा है ना, तभी तो मूव कर रहा है। और रेट लग गया इसका मतलब कि टाइम से डिवाइड करना है, रेट लग गया इसका मतलब टाइम से डिवाइड करना है।
तो रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगा, वहाँ क्या था, वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, चैप्टर क्या, रिलेटिव मोशन, तो रिलेटिव वेलोसिटी आएगा, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिव पोजीशन। तो रिलेटिव वेलोसिटी की डिफिनेशन लिख लो, ये हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिव पोजीशन। तो ये हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिव पोजीशन, ये हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिव पोजीशन, ये हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिव पोजीशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिव पोजीशन, ये हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिव पोजीशन। ठीक है, काइनेमेटिक्स में जब आप लिनियर मोशन पढ़ रहे थे, वहाँ वेलोसिटी ये बताया गया था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, किसी ऑब्जेक्ट की, बॉडी की, पार्टिकल की अगर पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रही है, इट मीन्स कि उसके अंदर वेलोसिटी है, तभी तो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। बट ये चैप्टर रिलेटिव मोशन, तो यहाँ आएगा रिलेटिव वेलोसिटी और रिलेटिव पोजीशन आएगा यहाँ पे। तो अगर मान लो रिलेटिव पोजीशन चेंज हो रही है टाइम के साथ, रिलेटिव पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रही है, इट मीन्स कि रिलेटिव वेलोसिटी का एग्जिस्टेंस है, तभी तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रिलेटिव पोजीशन चेंज हो रही है। तो अगर टाइम के साथ रेट लग गया, इट मीन्स कि टाइम को उससे डिवाइड करना है, तो रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिव पोजीशन, रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिव पोजीशन। अगर रिलेटिव पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रहा है, इट मीन्स कि रिलेटिव वेलोसिटी का एग्जिस्टेंस है। अब इसे फाइंड आउट कैसे करोगे, तो आप याद करो कि अभी कुछ टाइम पहले रिलेटिव पोजीशन फाइंड आउट किए थे, रिलेटिव पोजीशन फाइंड आउट किए थे आर बी ए इक्वल्स टू आर बी माइनस आर ए, आर बी ए इक्वल्स टू आर बी माइनस आर ए। ये क्या था, ये है रिलेटिव पोजीशन, ये है रिलेटिव पोजीशन। ठीक है, ये है रिलेटिव पोजीशन, ये है रिलेटिव पोजीशन। अब आपको क्या करना है कि रिलेटिव वेलोसिटी करना है, तो रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड आउट करना है, तो ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिव पोजीशन। किस रेट से रिलेटिव पोजीशन चेंज हो रहा है, तो रेट लग गया, इट मीन्स कि टाइम के साथ डिवाइड करना है, टाइम के साथ डिवाइड करना है, इट मीन्स कि उसको डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये हो जाएगा डी अपॉन डी टी ऑफ, ये हो जाएगा डी अपॉन डी टी ऑफ आर बी ए, ये हो जाएगा डी अपॉन डी टी ऑफ आर बी ए इक्वल्स टू डी अपॉन डी टी ऑफ आर बी इक्वल्स टू डी अपॉन डी टी ऑफ आर बी माइनस ऑफ डी अपॉन डी टी ऑफ आर ए, माइनस ऑफ डी अपॉन डी टी ऑफ आर ए। ठीक है, रिलेटिव पोजीशन फाइंड आउट कर लिया, फाइंड आउट करना रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिव पोजीशन, किस रेट से रिलेटिव पोजीशन चेंज हो रहा है, रेट लग गया, इट मीन्स के टाइम के साथ डिवाइड करना है, तो दोनों साइड टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर दो, डी अपॉन डी टी ऑफ आर बी इक्वल्स टू डी अपॉन डी टी ऑफ आर बी माइनस डी अपॉन डी टी ऑफ आर ए। ठीक, अब रिलेटिव पोजीशन को डिफरेंशिएट करोगे तो आपको मिल जाएगा रिलेटिव वेलोसिटी, तो आर बी ए डी अपॉन डी टी ऑफ आर बी ए हो जाएगा वी बी ए इक्वल्स टू डी अपॉन डी टी ऑफ आर बी हो जाएगा वी बी माइनस डी अपॉन डी टी ऑफ आर ए हो जाएगा वी ए। ठीक है, और ये आ गया आपका रिलेटिव वेलोसिटी, ये आ गया आपका रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, वी बी ए का मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, नोटेशंस लिख लो ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो बाद में। वी बी ए का मतलब क्या है कि वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। वी बी ए का मतलब क्या है कि वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, बी की वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में। ठीक है, वी बी, जैसे आर बी ए का मतलब क्या था, पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, वैसे ही वी बी ए का मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। एंड वी बी का मतलब क्या है, कुछ मेंशन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन होता है। वी बी का मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। वी ए का मतलब है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, एंड वी बी ए का मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। कुछ भी मेंशन नहीं है, इट मीन्स कि ये विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन होता है। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव पोजीशन हो गया, रिलेटिव वेलोसिटी हो गया, इसके बाद से आएगा रिलेटिव एक्सेलरेशन, इसके बाद से आएगा रिलेटिव एक्सेलरेशन। ठीक, इसके बाद से आएगा रिलेटिव एक्सेलरेशन, इसके बाद से आ जाएगा रिलेटिव एक्सेलरेशन, इसके बाद से आएगा रिलेटिव एक्सेलरेशन, इसके बाद से आएगा रिलेटिव एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, किस रेट से वेलोसिटी चेंज हो रहा है। और वेलोसिटी चेंज होने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ स्पीड इंक्रीज हो रहा है, स्पीड इंक्रीज होगा इट मीन्स कि एक्सेलरेट होगा, स्पीड डिक्रीज होगा इट मीन्स कि डी एक्सेलरेट या रिटार्ड होगा। अगर डायरेक्शन भी चेंज हो रही है तो वहाँ भी वेलोसिटी चेंज हो रहा है। हम वेलोसिटी चेंज होने का मतलब ये सोचते हैं कि या तो स्पीड इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, ऐसा नहीं है। स्पीड क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी,
वेलोसिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। अगर स्पीड कांस्टेंट है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो इसका ये होगा मतलब कि वेलोसिटी भी चेंज हो रही है। कांस्टेंट स्पीड है बट डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो भी वेलोसिटी चेंज होता है, और वेलोसिटी चेंज हुआ तो वहाँ एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन का एग्जिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन एक्चुअली में होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, किस रेट से वेलोसिटी चेंज हो रहा है। रेट मतलब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यहाँ चैप्टर रिलेटिव मोशन तो यहाँ आ जाएगा रिलेटिव एक्सेलरेशन, तो ये हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, किस रेट से रिलेटिव वेलोसिटी चेंज हो रहा है। और रेट आ गया यानी कि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम की बात हो रही है, और विथ रिस्पेक्ट टू टाइम की बात हो रही है तो रिलेटिव वेलोसिटी को टाइम के साथ डिफ्रेंशिएट करो, आपको मिल जाएगा रिलेटिव एक्सेलरेशन। तो पहले इसकी डिफिनीशन लिख लो, रिलेटिव एक्सेलरेशन की डिफिनीशन क्या होती है। तो रिलेटिव एक्सेलरेशन की डिफिनीशन होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, किस रेट से रिलेटिव वेलोसिटी चेंज हो रहा है, किस रेट से रिलेटिव वेलोसिटी चेंज हो रहा है। रिलेटिव एक्सेलरेशन ये होता है ना, किस रेट से वेलोसिटी चेंज हो रहा है। वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है तो एक्सेलरेट होगा, वेलोसिटी डिक्रीज होगा तो डी एक्सेलरेट या रिटार्ड होगा। तो ये चैप्टर रिलेटिव मोशन है तो यहाँ आएगा रिलेटिव एक्सेलरेशन। तो रिलेटिव एक्सेलरेशन हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, किस रेट से रिलेटिव वेलोसिटी चेंज हो रहा है, किस रेट से रिलेटिव वेलोसिटी चेंज हो रहा है। अभी कुछ टाइम पहले आपने फाइंड आउट किया था रिलेटिव वेलोसिटी, कुछ टाइम पहले अभी आपने फाइंड आउट किया था रिलेटिव वेलोसिटी, और वो आया था वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ बी माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए। ठीक है, अब इससे क्या करना है कि इसका रेट फाइंड आउट करना है, तो इसे डिफरेंशिएट कर दो टाइम के साथ दोनों साइड। जैसे रिलेटिव पोजीशन से रिलेटिव वेलोसिटी निकाला था तो क्या किए थे, डिफरेंशिएट किए थे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आपको मिला था रिलेटिव पोजीशन से रिलेटिव वेलोसिटी। अब रिलेटिव वेलोसिटी भी अगर टाइम के साथ चेंज हो रहा है इट मीन्स कि रिलेटिव वेलोसिटी को भी डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और आपको क्या मिल जाएगा, रिलेटिव एक्सेलरेशन। तो इसे डिफरेंशिएट कर दो दोनों साइड तो आपको मिल जाएगा रिलेटिव एक्सेलरेशन, तो डी अपॉन डी टी ऑफ वी बी ए, डी अपॉन डी टी ऑफ वी बी ए इक्वल्स टू ये हो जाएगा डी अपॉन डी टी ऑफ वी बी, ये हो जाएगा डी अपॉन डी टी ऑफ वी बी माइनस डी अपॉन डी टी ऑफ वी ए, माइनस डी अपॉन डी टी ऑफ वी ए। ठीक है, माइनस डी अपॉन डी टी ऑफ वी बी ए, एंड डी अपॉन डी टी ऑफ वी बी ए यही तो है ना रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी बी का विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो ये हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इक्वल्स टू डी अपॉन डी टी ऑफ वी बी, डी अपॉन डी टी ऑफ वी बी। इसका मतलब क्या है कि किस रेट से बी की वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसका मतलब क्या है किस रेट से बी की वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो अगर किस रेट से बी की वेलोसिटी चेंज हो रही है इसे निकालना चाहते हो तो वेलोसिटी ऑफ बी को डिफरेंशिएट करोगे टाइम के साथ तो आपको मिल जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ बी, आपको मिल जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ बी माइनस ऑफ डी अपॉन डी टी ऑफ वी है। इसका मतलब क्या है कि ए की वेलोसिटी टाइम के साथ कैसे चेंज हो रही है, तो अगर वेलोसिटी ऑफ ए को डिफरेंशिएट करोगे टाइम के साथ तो आपको मिल जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ ए, आपको मिल जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ ए। और यही हमें फाइंड आउट करना था, यही हमें फाइंड आउट करना था। और ये सारी चीज़ें रिलेटिव हैं एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। और ए बी ए का मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, बी का एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू ए, एंड ए बी का मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ए का मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। सारी चीज़ें फाइंड आउट होगी। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन में क्या है कि मोशन ऑफ वन पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू अनदर पार्टिकल, क्योंकि चैप्टर ही अपना रिलेटिव मतलब एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। तो रिलेटिव मोशन क्या है कि मोशन ऑफ वन पार्टिकल, एक पार्टिकल की मोशन की स्टडी करते हैं दूसरे पार्टिकल के रिस्पेक्ट में। वहाँ पोजीशन था तो यहाँ आएगा रिलेटिव पोजीशन। रिलेटिव पोजीशन क्या हो जाएगा, पोजीशन ऑफ वन पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू अनदर पार्टिकल, एक पार्टिकल की पोजीशन दूसरे पार्टिकल के रिस्पेक्ट में। उसके बाद से हमने वेक्टर ड्रॉ करके फाइंड आउट किया रिलेटिव पोजीशन, यानी कि आर बी ए आया था अपना पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, और ये था आर बी माइनस आर ए। फिर अगर हमें निकालना है वेलोसिटी तो वहाँ वेलोसिटी था तो यहाँ रिलेटिव मोशन चैप्टर में आएगा रिलेटिव वेलोसिटी, तो ये हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिव पोजीशन, किस रेट से रिलेटिव पोजीशन चेंज हो रहा है वही आपको दे देगा रिलेटिव वेलोसिटी। तो रिलेटिव वेलोसिटी आया था अभी कुछ टाइम पहले वी बी ए इक्वल्स टू वी बी माइनस वी ए, वी बी ए का मतलब क्या है वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए।
अगर मान लो कि रिलेटिव वेलोसिटी भी चेंज हो रहा है टाइम के साथ, अगर मान लो रिलेटिव वेलोसिटी भी चेंज हो रहा है टाइम के साथ, तो अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी आपको दे देगा रिलेटिव एक्सेलरेशन। रिलेटिव वेलोसिटी को टाइम के साथ डिफरेंशिएट करो, आपको मिल जाएगा रिलेटिव एक्सेलरेशन। और इसकी वैल्यू क्या आ रही है, ए बी इक्वल्स टू ए बी इक्वल्स टू ए बी माइनस ए ए, ए बी इक्वल्स टू ए बी माइनस ए ए। ए बी ए का मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए बी का मतलब है एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, स्मॉल ए का और कैपिटल ए इसका मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। सारी चीजें हो गई, रिलेटिव पोजीशन हो गया, रिलेटिव वेलोसिटी हो गया, रिलेटिव एक्सेलरेशन हो गया। अब क्या है कि इसमें मोशन इन 1D में कुछ स्पेशल केस होते हैं, मोशन इन 1D में रिलेटिव मोशन चैप्टर में कुछ स्पेशल केस होते हैं, उसे देखते हैं। ठीक, उसे देखते हैं। ठीक है, उसे देखने से पहले कुछ पॉइंट्स लिख लो। पॉइंट्स ये है कि इफ पार्टिकल्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, if particles are moving in the same direction, if particles are moving in the same direction, if particles are moving in the same direction, अगर पार्टिकल सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं तो, अगर पार्टिकल सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं तो उस केस में हमें फाइंड आउट करना है कि रिलेटिव वेलोसिटी कितना होगा। अगर पार्टिकल सेम डायरेक्शन मूव कर रहे होते हैं तो उस केस में फाइंड आउट करना है रिलेटिव पोजीशन कितना होगा, रिलेटिव वेलोसिटी कितना होगा। सपोज करो कोई पार्टिकल 1 है जो राइट साइड जा रहा है v1 स्पीड से या v1 वेलोसिटी से, दूसरा पार्टिकल है वो भी राइट साइड जा रहा है v2 वेलोसिटी से। पार्टिकल 1 है ये, पार्टिकल 2 है, ठीक है। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो कि दोनों पार्टिकल लेफ्ट साइड जा रहे हैं v1 एंड v2 स्पीड से, दोनों पार्टिकल लेफ्ट साइड जा रहे हैं v1 एंड v2 स्पीड से, तो ये हो जाएगा v2 एंड ये हो जाएगा v1। ठीक है, दो पार्टिकल, ये फर्स्ट जा रहा है राइट साइड v1 स्पीड से, सेकंड जा रहा है राइट साइड v2 स्पीड से, या फिर सेम डायरेक्शन है ना, डायरेक्शन सेम है, इसका मतलब ये थोड़े है कि सिर्फ राइट साइड जाएगा, लेफ्ट भी तो जा सकते हैं ना, दोनों लेफ्ट जा सकते हैं, दोनों राइट जा सकते हैं, दोनों ऊपर जा सकते हैं, दोनों नीचे जा सकते हैं, बस ये है कि सेम डायरेक्शन में जाने चाहिए, सेम डायरेक्शन में जाने चाहिए। तो पार्टिकल 1 v1 स्पीड से राइट जा रहा है, पार्टिकल 2 v2 स्पीड से राइट जा रहा है। और दूसरे में क्या है कि पार्टिकल या 1 भी लेफ्ट जा रहा है v1 स्पीड से, सेकंड भी लेफ्ट जा रहा है v2 स्पीड से, हमें फाइंड आउट करना है रिलेटिव वेलोसिटी, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करना है रिलेटिव वेलोसिटी। तो इसे लिखोगे वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 या फिर वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, दोनों का मतलब सेम ही है। ये मॉड लग गया ना, इसका मतलब कि सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड निकालना है, ये मॉड लग गया इसका मतलब सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड निकालना है। तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ 1 v1 माइनस v2, v1 माइनस v2, v1 माइनस v2। सेम डायरेक्शन में जा रहे होते हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी माइनस आती है। सपोज करो कोई पर्सन ए है जो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे जा रहा है, दूसरा पर्सन है 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से उसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी क्या होगी, कम नजर आएगी ना, तो कितना होगा, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। वही बात है यहाँ पे, सेम डायरेक्शन में दो ऑब्जेक्ट, पर्सन, बॉडी पार्टिकल मूव कर रहे होते हैं तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड आउट करते टाइम एक दूसरे की वेलोसिटी को माइनस करते हैं, वही यहाँ किया गया। 1 जा रहा है v1 से, सेकंड जा रहा है v2 से, हमें निकालना है v12, इसका मतलब क्या है वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, इसका मतलब क्या है वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं, अगर सेम डायरेक्शन है तो वहाँ माइनस करते हैं स्पीड, तो ये आ जाएगा v1 माइनस v2, ये आ जाएगा v1 माइनस v2। ये फर्स्ट केस हो गया। सेकेंड केस में मान लो कि इफ पार्टिकल्स आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, अगर पार्टिकल अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, इफ पार्टिकल्स आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, इफ पार्टिकल्स आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, इफ पार्टिकल्स आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, अगर पार्टिकल अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं तो उस केस में रिलेटिव वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करते हो। अगर पार्टिकल अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं तो उस केस में रिलेटिव वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करते हो, या रिलेटिव वेलोसिटी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या होगी अगर पार्टिकल अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रहे होते हैं। सपोज करो कि पार्टिकल 1 जो है वो v1 स्पीड से आगे जा रहा, पार्टिकल 1 v1 स्पीड से आगे जा रहा, दूसरा पार्टिकल है कोई वो v2 स्पीड से पीछे जा रहा,
ठीक है, दूसरा पार्टिकल है कोई v2 स्पीड से पीछे जा रहा है, या फिर क्या है कि ये भी तो हो सकता है कि v1 जा रहा है इस साइड एंड v2 जा रहा है इस साइड। इसे मान लो फर्स्ट, ये हो जाएगा सेकंड, और इसकी वेलोसिटी हो जाएगी v1, इसकी वेलोसिटी हो जाएगी v2। अब आपको फाइंड आउट करना है रिलेटिव वेलोसिटी कितना होगा एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। तो v12 मॉड या फिर v21, या तो 1 की वेलोसिटी निकालो 2 के रिस्पेक्ट में, या फिर 2 की वेलोसिटी निकालो 1 के रिस्पेक्ट में। 2 की वेलोसिटी निकालो 1 के रिस्पेक्ट में, या फिर 1 की वेलोसिटी निकालो 2 के रिस्पेक्ट में। बात सेम है क्योंकि आप मैग्नीट्यूड निकाल रहे हो, तो ये हो जाएगा v1 माइनस ऑफ प्लस हो जाएगा v2, v1 प्लस v2। ठीक है, फिर से इफ पार्टिकल्स आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, अगर कोई पार्टिकल, ऑब्जेक्ट, बॉडी, पर्सन सेम डायरेक्शन में जा रहे होते हैं, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है, तो उस टाइम आपको माइनस करना पड़ेगा। इफ पार्टिकल्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, अगर पार्टिकल सेम डायरेक्शन मूव कर रहे होते हैं v1 से v2 से, या फिर v1 v2 से v12 या v21 फाइंड आउट करना है रिलेटिव पोजीशन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, तो उस केस में आपको माइनस करना पड़ेगा। सेकंड केस क्या है कि पार्टिकल्स आर मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड आउट करते टाइम आपको स्पीड प्लस करना पड़ेगा। खुद सोचो ना, जैसे सपोज करो आप जा रहे हो सामने से बाइक से 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, कोई पर्सन सामने से आ रहा है, वो भी बाइक से आ रहा है 50 मीटर पर सेकंड से, तो आपसे पूछा जाएगा कि उसकी स्पीड कितना है आपके रिस्पेक्ट में, तो लगेगा ना कि ज़्यादा स्पीड से आपकी तरफ आ रहा है, क्योंकि आपकी वेलोसिटी उसको चली जाएगी और ऐड हो जाएगी, वो लगेगा कि 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आपकी तरफ आ रहा है। आप जा रहे हो बाइक से 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, आपके साथ में भी कोई जा रहा है बाइक से 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, आपसे पूछा जाएगा कि उस पर्सन की स्पीड कितना है, तो आप माइनस करके बताओगे ना, लगे कि अच्छा कम स्पीड से ही जा रहा होगा 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ठीक है, अगर मान लो सेम सिचुएशन है कि आप जा रहे हो सामने 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, सामने से कोई पर्सन आ रहा है 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो आपको लगेगा कि वो ज़्यादा स्पीड से आपकी तरफ आ रहा है, और वो स्पीड भी आपकी जो स्पीड है वो भी उसके पास चली जाएगी, वो ऐड हो जाएगी, और आपको लगेगा कि वो 90 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आपकी तरफ आ रहा है। वही चीज़ है यहाँ पे, सेम डायरेक्शन में जाते हो तो रिलेटिव वेलोसिटी एक दूसरे के निकालते टाइम माइनस करना होता है। अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो तो रिलेटिव वेलोसिटी निकालते टाइम एक दूसरे के रिस्पेक्ट में प्लस करना होता है। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक सेम डायरेक्शन एंड अपोजिट डायरेक्शन का। अब मान लो कि स्पेशल केस कुछ देख लो इसमें। ठीक है, स्पेशल केस देख लो। अगर मान लो पार्टिकल 1 जो है वो v1 स्पीड से जा रहा है और उसकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट है। पार्टिकल सेकंड जो है वो भी v2 स्पीड से जा रहा है और सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, उसकी स्पीड भी कांस्टेंट है। ठीक है, पार्टिकल 1 है v1 स्पीड से आगे जा रहा है, उसकी स्पीड कांस्टेंट है। दूसरा पार्टिकल है v2 स्पीड से आगे जा रहा है, उसकी स्पीड क्या है, उसकी भी स्पीड है कांस्टेंट। तो अगर स्पीड कांस्टेंट है इट मीन्स कि वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगी। स्पीड कांस्टेंट है इट मीन्स कि वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगी। अगर स्पीड कांस्टेंट है वेलोसिटी कांस्टेंट है तो क्या उनमें कोई एक्सेलरेशन में चेंज होगा? उनका एक्सेलरेशन कितना होगा? स्पीड कांस्टेंट होती है तो क्या होता है, ये वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है, इट मीन्स कि दोनों का एक्सेलरेशन कितना होगा, 0 होगा। तो यहाँ से बोल सकते हो ना कि a1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से a1 हो जाएगा 0 और यहाँ से भी a2 हो जाएगा 0। ठीक है, पार्टिकल 1 है v1 स्पीड से कांस्टेंट स्पीड से आगे जा रहा है, कांस्टेंट स्पीड से आगे जा रहा है, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, इट मीन्स कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे जा रहा है। कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे जा रहा है तो क्या वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रही है? नहीं हो रही है, वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है, इट मीन्स कि इसका एक्सेलरेशन 0 होगा। सेकेंड केस में क्या है कि पार्टिकल 2 जो है v2 कांस्टेंट स्पीड से ये भी आगे जा रहा है, कांस्टेंट स्पीड से आगे जा रहा है स्ट्रेट लाइन में, इट मीन्स कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है तो वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो नहीं रही है, तो इसका भी एक्सेलरेशन 0 होगा, इसका भी एक्सेलरेशन 0 होगा। अगर आपको फाइंड आउट करना है रिलेटिव एक्सेलरेशन यानी कि एक्सेलरेशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 और एक्सेलरेशन ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, तो ये कितना आएगा? ये आएगा a1 माइनस a2 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, क्योंकि a1 a2 0 होते हैं। a1 a2 0 है तो इनका डिफरेंस भी 0 आएगा, a1 a2 अगर 0 है तो इनका डिफरेंस भी 0 आएगा,
A1 A2 0 है तो इनका डिफरेंस भी 0 आएगा। ठीक है, अब उसके बाद से मान लो कि आपको रेक्टिलिनियर मोशन में कुछ इक्वेशन बताई गई थी। आपको रेक्टिलिनियर मोशन अगर याद होगा, रेक्टिलिनियर मोशन याद होगा तो कुछ इक्वेशन बताई गई थी। फर्स्ट इक्वेशन थी v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन क्या थी, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एंड थर्ड इक्वेशन क्या थी, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। याद होगा अगर आपको रेक्टिलिनियर मोशन चैप्टर, तो कुछ टाइम पहले बताया गया था, कुछ दिन पहले बताया गया था, 7 इक्वेशन डिराइव की गई थी, जिसमें से पहली 3 इक्वेशन क्या थी, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन क्या थी, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन क्या है, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s। वो चैप्टर क्या था, रेक्टिलिनियर मोशन। ये क्या है, रिलेटिव मोशन। तो यहाँ रिलेटिव, सारी वेलोसिटी रिलेटिव के टर्म में आएंगी। तो इनको क्या लिख सकते हो, रिलेटिव वेलोसिटी के टर्म में। इनको रिलेटिव वेलोसिटी के टर्म में लिख सकते हो, v रिलेटिव इक्वल्स टू u रिलेटिव प्लस a रिलेटिव इंटू टी। ठीक है, इसे मान लो 1 डैश, और ये हो जाएगा s रिलेटिव इक्वल्स टू u रिलेटिव इंटू टी प्लस 1/2 प्लस 1/2 a रिलेटिव इंटू टी स्क्वायर। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन डैश। s रिलेटिव इक्वल्स टू u रिलेटिव इंटू टी प्लस 1/2 a रिलेटिव इंटू टी स्क्वायर, और ये हो गया सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड डैश। थर्ड इक्वेशन हो जाएगी वहाँ चैप्टर रिलेटिव मोशन, तो ये हो जाएगा v रिलेटिव स्क्वायर इक्वल्स टू u रिलेटिव स्क्वायर प्लस 2 a रिलेटिव इंटू s रिलेटिव, और ये हो जाएगा थर्ड डैश। रेक्टिलिनियर मोशन था तो विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन था, तो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी आया था, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आया था, एंड v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s आया था। ये चैप्टर रिलेटिव मोशन, तो सारी वेलोसिटी रिलेटिव टर्म में आएंगी। तो फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा v रिलेटिव इक्वल्स टू यू रिलेटिव प्लस ए रिलेटिव इंटू टी। सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा s रिलेटिव इक्वल्स टू यू रिलेटिव इंटू टी प्लस 1/2 ए रिलेटिव टी स्क्वायर। एंड थर्ड इक्वेशन हो जाएगा v रिलेटिव स्क्वायर इक्वल्स टू यू रिलेटिव स्क्वायर प्लस 2 ए रिलेटिव इंटू एस रिलेटिव। चैप्टर रिलेटिव मोशन है तो सारी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट सब रिलेटिव ही होगा, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ही होगा, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ही होगा। ये चीजें हो गई। ठीक, अब एक चीज बताओ कि अगर मान लो कि पार्टिकल 1 कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, इसका एक्सेलरेशन 0 है। पार्टिकल 2 कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, इसका भी एक्सेलरेशन 0 है। तो रिलेटिव एक्सेलरेशन आएगा 0, क्योंकि a1 a2 0 है तो a1 माइनस a2 भी 0 होगा। कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे होते हैं पार्टिकल, तो उनका एक्सेलरेशन 0 होता है, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन भी 0 ही होगा। अब सेकंड इक्वेशन में देखो क्या है, सेकंड इक्वेशन ये है अपने पास, s रिलेटिव इक्वल्स टू u रिलेटिव इंटू टी प्लस 1/2 प्लस 1/2 a रिलेटिव इंटू टी स्क्वायर, a रिलेटिव इंटू टी स्क्वायर, a रिलेटिव इंटू टी स्क्वायर। अब अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव हो रहे होते हैं तो रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 आता है। तो ये वाला जो रिलेटिव एक्सेलरेशन है ना, इसे 0 कर दो। ये वाला रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या है कि इसे 0 कर दो, रिलेटिव एक्सेलरेशन को 0 कर दो। अब रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 हो गया तो यहाँ से आ जाएगा s रिलेटिव इक्वल्स टू u रिलेटिव इंटू टी, s रिलेटिव इक्वल्स टू u रिलेटिव इंटू टी। s क्या है, रिलेटिव मतलब रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, u रिलेटिव क्या है, इनिशियल रिलेटिव स्पीड या इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी, t क्या है, टाइम। अब देखो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहे हैं तो जो इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी होगी वही तो फाइनल वेलोसिटी होगी रिलेटिव। कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहे हैं ना, तो क्या वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रही है, नहीं हो रही है। तो जो इनिशियल है रिलेटिव वेलोसिटी, वही तो सारे पॉइंट पे, या वही तो फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी होगी। तो क्या एक जनरल यहाँ पे फॉर्मूला लिख सकते हो आप, s रिलेटिव इक्वल्स टू v रिलेटिव इंटू टी, s रिलेटिव इक्वल्स टू v रिलेटिव इंटू टी, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, फर्स्ट की भी वेलोसिटी कांस्टेंट है, सेकंड की भी कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहे होते हैं, तो क्या कभी वेलोसिटी चेंज होगी, कभी नहीं चेंज होगी, कभी नहीं चेंज होगी। तो जो इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी होगा वही
किसी टाइम t बाद रिलेटिव वेलोसिटी होगा और वही एक फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी भी होगा। तो इसे लिख सकते हो s रिलेटिव इक्वल्स टू u रिलेटिव इंटू टी को s रिलेटिव इक्वल्स टू v रिलेटिव इंटू टी, और एक जनरल फॉर्मूला बन जाता है ये। या फिर थोड़ा इसे और स्टैंडर्डाइज फॉर्म में लिखना चाहोगे तो ये हो जाएगा v रिलेटिव इक्वल्स टू s रिलेटिव अपॉन t, v रिलेटिव इक्वल्स टू s रिलेटिव अपॉन t, v रिलेटिव इक्वल्स टू s रिलेटिव अपॉन t। फिर से एक बार, अगर पार्टिकल 1 है कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, दूसरा पार्टिकल है कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, तो दोनों का एक्सेलरेशन 0 होगा। अगर दोनों का एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब क्या है कि दोनों का रिलेटिव एक्सेलरेशन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में भी 0 होगा। इक्वेशन ऑफ मोशन सारी थी, हमने उसको रिलेटिव फॉर्म में कन्वर्ट किया, सेकंड इक्वेशन को लिया यहाँ पे, सेकंड इक्वेशन को लिया यहाँ पे हमने, और उसके बाद से इसको लिखा s रिलेटिव इक्वल्स टू u रिलेटिव इंटू टी प्लस 1/2 a रिलेटिव टी स्क्वायर। और अगर कांस्टेंट स्पीड से जा रहे होते हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहे होते हैं, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 होता है, तो ये वाला टर्म तो इनमें 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। तो क्या बचेगा अपने पास, ये वाला टर्म अगर 0 हो गया तो अपने पास क्या बचेगा, अपने पास बचेगा s रिलेटिव इक्वल्स टू u रिलेटिव इंटू टी। अब कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहे हैं, इट मीन्स कि जो इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी होगा वही किसी t टाइम बाद रिलेटिव वेलोसिटी होगा एंड वही फाइनल वेलोसिटी भी होगा। तो एक जनरल फार्मूला लिख सकते हो आप s रिलेटिव इक्वल्स टू v रिलेटिव इंटू टी, एक जनरल फार्मूला लिख सकते हो आप s रिलेटिव इक्वल्स टू v रिलेटिव इंटू टी। यहाँ से रिलेटिव वेलोसिटी आ जाएगा रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और ये सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है रिलेटिव मोशन इन 1D का। दो ऑब्जेक्ट पार्टिकल बॉडी सेम स्पीड से कांस्टेंट स्पीड से जा रहे होते हैं, तो उनके बीच का ये फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड आउट करने का, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करने का 1D के केस में, रिलेटिव मोशन इन 1D के केस में। ठीक है, रिलेटिव मोशन इन 1D के केस में। तो इसके ऊपर क्या है कि कुछ एग्जांपल्स कर लो। पहले आपने जो अभी डिराइव किया है ना, अगर दो पार्टिकल ऑब्जेक्ट बॉडी कोई भी चीज कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही होती हैं, तो उनके बीच का रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, रिलेटिव वेलोसिटी और टाइम का जो फॉर्मूला आया था अपने पास, वो क्या था, v रिलेटिव जो आया था, वो था s रिलेटिव डिवाइड बाय टाइम। v रिलेटिव जो आया था वो आया था s रिलेटिव डिवाइड बाय टाइम। अगर दो ऑब्जेक्ट पार्टिकल या बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे होते हैं, तो इट मीन्स कि उनका एक्सेलरेशन 0 होगा। एक्सेलरेशन 0 मतलब रिलेटिव एक्सेलरेशन भी 0। तो हमने सेकंड इक्वेशन जो इक्वेशन ऑफ मोशन में डिराइव किए थे, उसको रिलेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करके उसमें s रिलेटिव इक्वल्स टू u रिलेटिव इंटू टी प्लस 1/2 a रिलेटिव टी स्क्वायर वाला जो टर्म था, लास्ट वाला टर्म उसको 0 कर दिया, तो बचा s रिलेटिव इक्वल्स टू u रिलेटिव इंटू टी। और वहाँ से अगर मान लो रिलेटिव वेलोसिटी आ रहा है s रिलेटिव अपॉन टाइम, यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी जो आएगा रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये इनके आपस में रिलेशन होगा। अब यहाँ से रिलेटिव मोशन इन 1D के सारे क्वेश्चन कर ले जाओगे, यहाँ से रिलेटिव मोशन इन 1D के सारे क्वेश्चन कर ले जाओगे। तो इस पे एक छोटा सा पहले एग्जाम्पल करो। छोटा सा एग्जाम्पल ये है कि मान लो कोई ट्रेन है, तो उसके पास लेंथ भी होगा, ट्रेन का लेंथ है 50 मीटर, आगे जा रही है कांस्टेंट स्पीड से 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ठीक है, उसके बाद से दूसरी ट्रेन है कोई, तो दूसरी ट्रेन की भी लेंथ होगा कुछ, इसका भी लेंथ है 50 मीटर, और ये जा रही है पीछे की साइड 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। बताना ये है कि टाइम टेकन बाय ट्रेन टू क्रॉस ईच अदर, फाइंड आउट करना है टाइम टेकन बाय ट्रेन, टाइम टेकन बाय ट्रेन टू क्रॉस ईच अदर, टाइम टेकन बाय ट्रेन टू क्रॉस ईच अदर, टाइम टेकन बाय ट्रेन टू क्रॉस ईच अदर, टू क्रॉस ईच अदर, कितने टाइम में ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर ले जाएंगे। ट्रेन है तो लेंथ होगा उनके पास, ट्रेन की लेंथ मान लो है 50 मीटर, इसकी भी लेंथ है 50 मीटर, राइट साइड जा रही है 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फर्स्ट ट्रेन, दूसरी ट्रेन लेफ्ट जा रही है 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। फाइंड आउट करना है टाइम टेकन बाय ट्रेन टू क्रॉस ईच अदर, कितने टाइम में ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर ले जाएगी, कितने टाइम में ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर ले जाएगी। फाइंड आउट बताइए कितने टाइम में ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर ले जाएंगी, कितने टाइम में ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर ले जाएंगे, टाइम बताना है। तो आप अगर मान लो ट्रेन जा रही है तो कांस्टेंट स्पीड से जा रही है, तो क्या इस वाले फॉर्मूला को यूज कर सकते हो आप, रिलेटिव वेलोसिटी इक्वल्स टू रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, रिलेटिव वेलोसिटी इक्वल्स टू रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम।
अपोजिट है डायरेक्शन, तो क्या होगा, रिलेटिव वेलोसिटी ऐड हो गया था, अभी कुछ टाइम पहले बताया गया था। सेम डायरेक्शन होता है तो रिलेटिव वेलोसिटी माइनस होता है, अपोजिट होता है तो प्लस होता है। ट्रेन अपोजिट जा रही है, इट मीन्स कि रिलेटिव वेलोसिटी प्लस हो जाएगा। 50 प्लस 50 क्या होता है, 100 होता है, इक्वल्स टू रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो दोनों ट्रेन की लेंथ 50 प्लस 50 ये भी हो जाएगा 100। आपको निकालना है टाइम टी, तो यहाँ से टाइम आ जाएगा 1 सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर ले जाएंगे। 1 सेकेंड में ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर ले जाएंगी। 1 सेकेंड में ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर ले जाएंगी। ठीक है, 1 सेकेंड में ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर ले जाएंगी। ओके, ठीक है। और भी इस पे कुछ एग्जांपल्स करो, और भी इस पे कुछ क्या करो, एग्जांपल करो। सपोज करो कि कोई ट्रेन है जिसकी लेंथ दे रखा है 100 मीटर, आगे जा रही है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। इसके ऊपर क्या है कि कोई बर्ड है यहाँ पे, ठीक, कोई भी बर्ड है, पैरट मान लो, वो भी सेम डायरेक्शन में जा रही है 5 मीटर पर सेकंड से। अब बताना ये है कि टाइम टेकन बाय बर्ड टू क्रॉस द ट्रेन, बताना ये है कि टाइम टेकन बाय बर्ड टू क्रॉस द ट्रेन, टाइम टेकन बाय बर्ड टू क्रॉस द ट्रेन, टू क्रॉस द ट्रेन, टाइम टेकन बाय बर्ड टू क्रॉस द ट्रेन, कितने टाइम में बर्ड ट्रेन को क्रॉस कर ले जाएगी। ट्रेन है जिसका लेंथ दे रखा है 100 मीटर, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से राइट साइड जा रही है। इसके ऊपर कोई बर्ड है जो फ्लाई कर रही होगी, उसकी स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड। बताना यह है कि टाइम टेकन बाय बर्ड टू क्रॉस द ट्रेन, कितने टाइम में बर्ड ट्रेन को क्रॉस कर ले जाएगी, कितने टाइम में बर्ड ट्रेन को क्रॉस कर ले जाएगी, कितने टाइम में जो बर्ड है वो ट्रेन को क्रॉस कर ले जाएगी, कितने टाइम में बर्ड जो है ट्रेन को क्रॉस कर ले जाएगी। तो बताओ, दोनों कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहे हैं ना, दोनों कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहे हैं, इट मीन्स कि उनका एक्सेलरेशन जीरो होगा। और जब एक्सेलरेशन जीरो होगा तो रिलेटिव एक्सेलरेशन भी जीरो होगा, रिलेटिव एक्सेलरेशन भी जीरो ही होगा। तो अभी उसके कुछ टाइम पहले आपने डिराइव किया था एक फार्मूला जो आया था रिलेटिव मोशन इन 1D के केस में, रिलेटिव वेलोसिटी इक्वल्स टू रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, relative velocity equals to relative displacement upon time, relative velocity equals to relative displacement upon time। सेम डायरेक्शन होता है तो स्पीड माइनस होता है, अपोजिट होता है तो प्लस होता है। अभी पहले वाले एग्जांपल में ट्रेन अपोजिट जा रही थी एक दूसरे में, तो आपने क्या किया था, स्पीड को प्लस किया था। अभी क्या है कि सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ट्रेन भी उधर जा रही है, बर्ड भी उधर जा रही है, तो रिलेटिव वेलोसिटी निकालते टाइम माइनस हो जाएगा, रिलेटिव वेलोसिटी निकालते टाइम माइनस हो जाएगा, तो 10 माइनस 5 हो जाएगा, 5 इक्वल्स टू। अब देखो, इसके पहले वाले एग्जांपल में ना ट्रेन थी दोनों, तो ट्रेन थी तो उनका लेंथ अच्छा खासा होता है ट्रेन का, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में निगलेक्ट नहीं कर सकते। यहाँ क्या है कि बर्ड है और ट्रेन है, क्या बर्ड की लेंथ को ट्रेन के रिस्पेक्ट में निगलेक्ट कर सकते हो ना, ट्रेन की लेंथ काफ़ी अच्छी खासी होती है, ठीक है, और बर्ड का लेंथ क्या होता है ट्रेन के कंपैरिजन में, निगलेक्ट कर सकते हो। तो सिर्फ यहाँ पे रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट के केस में आपको ट्रेन की लेंथ ही लेनी पड़ेगी, और इसकी दे रखी है लेंथ 100 मीटर। 100 मीटर आपको निकालना है टाइम, कितने टाइम में बर्ड ट्रेन को क्रॉस कर ले जाएगी, तो ये टाइम आ जाएगा 2 सेकेंड, ये टाइम आ जाएगा 2 सेकेंड, ये टाइम आ जाएगा 2 सेकेंड, ये टाइम आ जाएगा 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में बर्ड ट्रेन को क्रॉस कर ले जाएगी, 2 सेकेंड में बर्ड ट्रेन को क्रॉस कर ले जाएगी। ठीक, एक और एग्जांपल इस पे करो, रिलेटिव मोशन इन 1D। नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट कर देंगे रिलेटिव मोशन इन 2D, नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे रिलेटिव मोशन इन 2D। उसमें चलेगा रिवर फ्लो वाले प्रॉब्लम्स, उसके बाद से रेन एंड मैन प्रॉब्लम्स, और फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और रिलेटिव मोशन कंप्लीट होने के बाद पूरी काइनेमेटिक्स अपनी कंप्लीट हो जाएगी, फिर स्टार्ट कर देंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन NLM, फिर स्टार्ट कर देंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन NLM। ओके, तो इस पर एक और क्वेश्चन करो। ट्रेन है, लेंथ है इसका 500 मीटर, आगे जा रही है 10 मीटर पर सेकंड स्पीड से। कोई पायलट है मान लो, सपोज करो, लेफ्ट साइड जा रही है ये भी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। निकालना है टाइम टेकन बाई पायलट, टाइम टेकन बाई parrot to cross the train, time taken by parrot to cross the train,
टाइम टेकन बाई पैरट टू क्रॉस द ट्रेन, कितने टाइम में पैरट ट्रेन को क्रॉस कर ले जाएगी, कितने टाइम में पैरट ट्रेन को क्रॉस कर ले जाएगी। ट्रेन है, इसका लेंथ दे रखा है 500 मीटर, आगे जा रही है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि बर्ड भी उसी डायरेक्शन में जा रही थी जिस डायरेक्शन में ट्रेन जा रही है। यहाँ क्या है कि ट्रेन जो है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अगर राइट जा रही है तो बर्ड लेफ्ट साइड जा रही है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, बर्ड जो है लेफ्ट साइड जा रही है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। बताना ये कि टाइम टेकन बाई पैरट टू क्रॉस द ट्रेन, टाइम टेकन बाई पैरट टू क्रॉस द ट्रेन, कितने टाइम में पैरट ट्रेन को क्रॉस कर ले जाएगी। तो फाइंड आउट करो कितने टाइम में पैरट ट्रेन को क्रॉस कर ले जाएगी। ध्यान ये देना कि सेम डायरेक्शन में है या अपोजिट में। सेम में होता है तो रिलेटिव स्पीड बताया गया था अभी कि माइनस होता है, अपोजिट हो तो रिलेटिव स्पीड प्लस हो जाता है। तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में सेम डायरेक्शन में था तो माइनस हुआ था, अभी यहाँ क्या है अपोजिट डायरेक्शन है तो प्लस करना पड़ेगा, अपोजिट डायरेक्शन है तो प्लस करना पड़ेगा। और बताओ कितने टाइम में जो है पैरट ट्रेन को क्रॉस कर ले जाएगी। ट्रेन की लेंथ दे रखी है 500 मीटर, ट्रेन की लेंथ है 500 मीटर, स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड एंड पैरट की स्पीड दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड। दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। बताना है कि टाइम टेकन बाई पैरट टू क्रॉस द ट्रेन, टाइम टेकन बाई पैरट टू क्रॉस द ट्रेन, बताओ कितना आएगा टाइम, कितने टाइम में पैरट जो है ट्रेन को क्रॉस कर ले जाएगी। ठीक, अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, अभी आपने रिलेटिव इक्वेशन डिराइव किया था ना, v रिलेटिव इक्वल्स टू होता है s रिलेटिव अपॉन टाइम। इसका मतलब क्या है कि रिलेटिव वेलोसिटी इक्वल्स टू रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसका मतलब क्या है कि रिलेटिव वेलोसिटी इक्वल्स टू रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसका मतलब क्या है कि रिलेटिव वेलोसिटी इक्वल्स टू रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, रिलेटिव वेलोसिटी इक्वल्स टू रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अपोजिट डायरेक्शन है ना, जा रही है राइट, ये जा रही है लेफ्ट, अपोजिट में क्या हो जाता है रिलेटिव वेलोसिटी ऐड हो जाता है, अपोजिट में रिलेटिव वेलोसिटी ऐड हो जाता है तो ये हो जाएगा 10 + 10 यानी कि 20 इक्वल्स टू। फिर वही बात, इसके पहले वाला एग्जांपल, ट्रेन की लेंथ है 500 मीटर, उसके कंपैरिजन में बर्ड की लेंथ को नेग्लेक्ट किए थे। उसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि दोनों ट्रेन थे, उसके पहले वाले क्वेश्चन में तो दो ट्रेन है तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में लेंथ को निगलेक्ट नहीं कर सकते। फिर उसके बाद वाले क्वेश्चन में क्या था कि ट्रेन और एक बर्ड थी तो ट्रेन के रिस्पेक्ट में बर्ड की लेंथ को निगलेक्ट कर सकते हो। इस वाले क्वेश्चन में पैरट है तो ट्रेन के रिस्पेक्ट में पैरट की लेंथ को निगलेक्ट कर सकते हो, ट्रेन के रिस्पेक्ट में पैरट की लेंथ को निगलेक्ट कर सकते हो। तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट उतना ही ट्रेवल करना पड़ेगा पैरट को जितना लेंथ ट्रेन का होगा। अगर पैरट को ट्रेन को क्रॉस करना है तो उतना ही डिस्प्लेसमेंट होगा ना, उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा जितना लेंथ ऑफ ट्रेन होगा। और लेंथ ऑफ ट्रेन दे रखा है 500 मीटर, तो ये हो जाएगा 500 डिवाइड बाई टाइम टी, और यहाँ से जो टाइम आएगा वो हो जाएगा 500 डिवाइड बाई 20, 0 से 0 कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 25। तो यहाँ से जो टाइम आएगा ये हो जाएगा 25 सेकेंड, यहाँ से जो टाइम आएगा वो हो जाएगा 25 सेकेंड। 25 सेकेंड में पैरट जो है ट्रेन को क्रॉस कर ले जाएगी, 25 सेकेंड में जो पैरट जो है ट्रेन को क्रॉस कर ले जाएगी। ओके, ठीक, एक और क्वेश्चन करो इस पे। ठीक है, सपोज ये करो कि कोई कार ए है, आगे जा रही है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक है। इसी लाइन पे आगे कोई दूसरी कार है बी जो जा रही है 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक है। इनके बीच का जो गैप है ना, डिस्टेंस, ये दे रखा है आपके पास 50 मीटर, ये दे रखा है 50 मीटर। कार है आगे जा रही है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, दूसरी कार भी है वो भी 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे जा रही है। ए और बी का जो गैप है वो है 50 मीटर, ए एंड बी का जो गैप है वो है 50 मीटर। सामने से क्या है कि कोई तीसरी कार आ रही है, कार सी आ रही है, सामने से क्या है कि कोई तीसरी कार आ रही है, कार सी, और ये आ रही है 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। अब बताना ये है कि टाइम टेकन बाई ट्रेन टू क्रॉस इच अदर, ठीक है, टाइम टेकन बाई ट्रेन टू क्रॉस इच अदर, कितने टाइम में कार सी जो है
दोनों कार को क्रॉस कर ले जाएंगी, ठीक है। या फिर ये चीज देखो ना, ये देखो कि, ठीक है, या फिर इसमें ये देखो कि ये पूछ रहा है कि कितने टाइम में जो है कार जो है दोनों कार को क्रॉस कर ले जाएंगे, टाइम पूछा है इसमें, ठीक है। तो टाइम पूछा है तो याद करो वही इक्वेशन, रिलेटिव वेलोसिटी इक्वल्स टू रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। कार बी एंड कार सी अपोजिट है, कार ए और कार सी भी दोनों अपोजिट है, और इनके बीच का जो गैप है वो 50 मीटर है, यानी कि कार को 50 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, कार को 50 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट तो हो जाएगा 50, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट तो हो जाएगा 50, और उसके बाद से रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ पे अपोजिट है तो ये हो जाएगा प्लस, तो 30 + 20 50 इक्वल्स टू 50 डिवाइड बाई टाइम टी। तो यहाँ से टाइम आ जाएगा 1 सेकेंड, यहाँ से टाइम आ जाएगा 1 सेकेंड, वहाँ से टाइम आ जाएगा 1 सेकेंड, ठीक, ठीक है। ये हो गया चीज़। अब इस पे एक लास्ट क्वेश्चन करो, उसके बाद से रिलेटिव मोशन इन 1D कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट लेक्चर जो अपना होगा, जो नेक्स्ट सेक्शन होगा, उसमें स्टार्ट कर देंगे रिलेटिव मोशन इन 2D, और 2D में हम देखेंगे रिवर बोट प्रॉब्लम, रेन एंड मैन प्रॉब्लम, फिर उसके बाद से न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड लेम स्टार्ट कर देंगे। कार ए जो है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे जा रही है, सामने से एक और कार आ रही है 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, इनके बीच का जो डिस्टेंस है 100 मीटर है। फाइंड आउट करना है टाइम टेकन बाय कार, टाइम टेकन बाय कार टू क्रॉस ईच अदर, टू क्रॉस ईच अदर, ठीक है। टाइम टेकन बाय कार टू क्रॉस ईच अदर। दो कार दे रखी है ए एंड बी, ए जा रहा है राइट से 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, कार बी जो है लेफ्ट साइड जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। इनिशियली कार ए एंड बी के जो बीच का डिस्टेंस है वो 100 मीटर, इनिशियली कार ए एंड बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर। बताना ये कि टाइम टेकन बाई कार टू क्रॉस ईच अदर, कितने टाइम में कार एक दूसरे को क्रॉस कर ले जाएंगे, कितने टाइम में कार एक दूसरे को क्रॉस कर ले जाएंगे, ठीक है। बताना ये है कि टाइम टेकन बाई ट्रेन टू क्रॉस ईच अदर, कितने टाइम में जो है ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर ले जाएंगी। तो कितने टाइम में एक ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर ले जाएंगी, टाइम बताना है। तो अपोजिट डायरेक्शन है, तो अभी बताया गया था कि एक इक्वेशन होता है रिलेटिव वेलोसिटी इक्वल्स टू रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, रिलेटिव वेलोसिटी इक्वल्स टू रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये इक्वेशन अभी कुछ टाइम पहले डिराइव किया गया था। कांस्टेंट वेलोसिटी से दो ऑब्जेक्ट या बॉडी या पार्टिकल मूव कर रहे होते हैं तो उनका एक्सेलरेशन जीरो, इट मीन्स कि रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो। तो यहाँ से आती है इक्वेशन वी रिलेटिव इक्वल्स टू एस रिलेटिव अपॉन टाइम। अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड होता है प्लस, सेम में हो जाता है माइनस। यहाँ अपोजिट डायरेक्शन है तो प्लस हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन है तो प्लस हो जाएगा। 10 से इधर जा रहा है, ये 20 से इधर जा रहा है, 10 + 20 हो जाएगा 30, 10 + 20 हो जाएगा 30। कुछ टाइम पहले बताया गया था ना कि सेम डायरेक्शन में जा रहे होते हैं तो स्पीड माइनस होता है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होते हैं तो स्पीड ऐड हो जाता है। यहाँ जो है ट्रेन ए तो जाए, कार पर्सन ए जो है वो तो जा रहा है राइट साइड में, पर्सन बी जा रहा है लेफ्ट साइड में, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है तो 10 + 20 स्पीड एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ऐड हो जाएंगी, स्पीड एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ऐड हो जाएंगी। अब रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो जितना इन दोनों के बीच का गैप है, और गैप कितना है 100 मीटर का, तो ये हो जाएगा 100 डिवाइड बाई टाइम टी, और यहाँ से टाइम टी जो आएगा वो हो जाएगा 100/30, 0 से 0 कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 10/3, एंड 10/3 को आप लिख सकते हो 3.33 सेकेंड, 3.33 सेकेंड, ठीक है। 10/3 को लिख सकते हो आप 3/33 सेकेंड, 10/3 को लिख सकते हो आप 3.33 सेकेंड, यानी कि 3.33 सेकेंड में दोनों पर्सन एक दूसरे को क्रॉस कर ले जाएंगे, दोनों पर्सन एक दूसरे को क्रॉस कर ले जाएंगे। तो ठीक है,
इतना आई थिंक कि मोर देन सफिशिएंट है जितना हमने आज एग्जांपल किया रिलेटिव मोशन इन 1D पे। तो एक बार फिर मैं ना एक शॉर्ट ओवरव्यू दे देता हूँ कि अब तक हमने किया क्या है। टोटल जितनी अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग हुई है, सीरीज चल रहा है जो अपना वीडियो लेक्चर्स का, अभी तक हमने किया क्या है। स्टार्ट किए थे हम काइनेमेटिक्स से। काइनेमेटिक्स में जो फर्स्ट चैप्टर अपना था वो था रेक्टिलिनियर मोशन। उसको हमने पूरे डिटेल्स में देखा था, पूरा डिटेल्स में देखा था, काफ़ी एग्जांपल्स भी किए थे। उसके बाद से दूसरा चैप्टर स्टार्ट किए थे काइनेमेटिक्स में, प्रोजेक्टाइल मोशन। उसमें भी हमने ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन का केस डिराइव किया था, पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, रेंज फाइंड आउट किए थे। उसके बाद से हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में भी किसी टावर से सर्टेन हाइट से पार्टिकल को थ्रो कर रहे हो, उस केस में उसका टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज फाइंड आउट किए थे। फिर सर्टेन हाइट से किसी थीटा एंगल पे अगर एबव द हॉरिजॉन्टल थ्रो कर रहे हो, बिलो हॉरिजॉन्टल थ्रो कर रहे हो, उस केस में भी सारी इक्वेशन डिराइव किए थे, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन की सारी इक्वेशन लिख करके। उसके बाद से तीसरा चैप्टर स्टार्ट किया काइनेमेटिक्स में रिलेटिव मोशन। यहाँ पे हमने रिलेटिव पोजीशन देखा, रिलेटिव वेलोसिटी देखा, रिलेटिव एक्सेलरेशन देखा। फिर उसके बाद से एग्जांपल्स किए। फिर ये देखा कि सेम डायरेक्शन में जा रहे होते हैं तो स्पीड माइनस होती है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होते हैं स्पीड प्लस होती है। उसके बाद से जो इक्वेशंस ऑफ मोशन आई थी रेक्टिलिनियर मोशन को, उसी इक्वेशन ऑफ मोशन को हमने रिलेटिव मोशन के फॉर्म में लिखा। फिर ये माना कि अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे होते हैं तो रिले उनके बीच का जो एक्सेलरेशन होता है वो जीरो होता है, और एक्सेलरेशन जीरो इट मीन्स कि रिलेटिव एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। फिर हमने एक नया फार्मूला डिराइव किया, वी रिलेटिव इक्वल्स टू एस रिलेटिव अपॉन टी, और ये रिलेटिव मोशन 1D के लिए एप्लीकेबल है जब तक पार्टिकल सेम डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी से। तो ये इक्वेशन आती है वी रिलेटिव इक्वल्स टू एस रिलेटिव अपॉन टाइम, और इस पे हमने 4-5 एग्जाम्पल्स दिखे। ठीक है, अब जो नेक्स्ट अपना लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे रिलेटिव मोशन इन 2D। रिलेटिव मोशन इन 2D यानी कि 2 डायमेंशन में ऑब्जेक्ट, पार्टिकल या बॉडी मूव करेंगे। उसके बाद से रिवर वाले केस देखेंगे, रिवर क्रॉस करना होता है मिनिमम टाइम में या फिर शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ में। फिर उसके बाद से रेन एंड मैन प्रॉब्लम देखेंगे, उसमें रेन एक बार वर्टिकली फॉल होगी, मैन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, किसी थीटा एंगल पे उसे स्ट्राइक करेगा। रेन वर्टिकल से किसी थीटा एंगल पे मूव कर रही होगी, मैन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहा है तो उसे वर्टिकली स्ट्राइक करेगा। उसके बाद से ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, और रिलेटिव मोशन कंप्लीट होने के बाद से अपनी पूरी काइनेमेटिक्स कंप्लीट हो जाएगी। रिलेटिव मोशन चैप्टर कंप्लीट होने के बाद पूरी काइनेमेटिक्स कंप्लीट हो जाएगी। फिर नया आ जाएगा डायनामिक्स, और डायनामिक्स आते ही फोर्स का एग्जिस्टेंस आ जाएगा। फिर नया चैप्टर आ जाएगा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद फ्रिक्शन वर्क पर एनर्जी, एक कॉन्टिन्यूअस वीडियो सीरीज आगे चलती जाएगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, और आज के लिए इतना सफिशिएंट है। थैंक यू सो मच।